Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Learning Platform guys. ATP Star Learning Platform में मैं विनीत खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. होपिंग दैट आप सभी को ATP Star के कोर्सेज में बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा. एंड गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यार देखो, सीधा हम मतलब जो पूरी थ्योरी होती है, पूरी जो पढ़ाई होती है, सीधा हम वो उस पार्ट पे नहीं आने वाले. सबसे पहले मेरा काम है आप सभी के दिल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट जगाना. और आपको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए? बताओ भाई, क्यों पढ़नी चाहिए? बोलो, सोचो, क्या जवाब है तुम्हारा? कुछ है दिमाग में अभी? Why we need to study that? What is the reason? कई सोच रहे होंगे सर मार्क्स आने चाहिए और तो क्या है, रैंक आनी चाहिए, है ना, एग्जाम में अच्छी रैंक आनी चाहिए. यार देखो, ये रीज़न तो होता है, ये तो हर सब्जेक्ट पढ़ने का रीज़न है. लेकिन पता है, यही जो सिंपल रीज़न होता है ना, यही वाला सिंपल रीज़न, यही हमेशा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट कई बार नहीं करता. तो ये रीज़न तो है ही, ये तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि भाई मार्क्स अच्छे आएंगे, स्कोरिंग भी बहुत होता है ना. और भी रीजंस हैं, मैं थोड़े गहरे रीजन आप सभी को देने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दुनिया में कितना बड़ा रोल है. अगर उस रोल को आज मैं कुछ इमेजेस की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उन क्वेश्चंस को आप सोचना, उनके जवाब आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी से वो जवाब आपको मिलेंगे. यानी दुनिया के बहुत बड़े, ये मान लीजिए, रहस्य जो है, जो पूरी दुनिया है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही चल रही है. एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है. ह्यूमन बीइंग, हम जो लोग हैं, हम जब देखते हैं ह्यूमन के सारे प्रोसेसेस, ह्यूमन, एनिमल, सभी के, उसके अलावा जो भी दुनिया में जितनी जगह टायर्स दिख रहे हैं, पॉलीमर्स हैं सब जगह, बहुत पॉलीमर इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है. प्लांट्स कैसे बनते हैं, क्या रहता है, वायरसेस, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता लग ही गया होगा, ठीक है. उनसे रिलेटेड मेडिसिन्स, कितने एप्लीकेशन है. चलिए सबसे पहले आइए एक एक करके जानते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी. हाँ जी, देखिए सभी के सभी, ये देखिए, ओ देखिए एवरीवन, यहाँ पे ये कलर्स, आपको ब्यूटीफुल कलर्स आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, सही है ना. नाउ द पॉइंट इज, ये कलर क्यों आपको दिखाई दिए, क्या हो रहा है असल में ये प्रोसेस, ये जो अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं. देखो, बहुत डिटेल में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप सभी को, क्योंकि उसके रिलेटेड ऑर्गेनिक की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन जब आप कोई भी कलर देख रहे हो ना, जो अलग अलग कलर आप सभी देख पा रहे हो, ध्यान रखना, ये सारी इमेजेस कहाँ बन रही हैं? आपकी आई में बन रही है, ठीक है. और आपका जो ब्रेन है, यानी ये प्रोसेस कितना फास्ट हुआ है, जैसे ये इमेज मैंने यहाँ पे लगाई, आपको सडनली सारे के सारे कलर्स दिखाई दिए. कैसे दिखाई दिए, क्या हो रहा है? आप सारी बातें सुन पा रहे हैं, सारी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कलर्स को देख पा रहे हैं. ये सारा थिंकिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? आपके ब्रेन की हेल्प से हो रहा है, आपकी सेंसेस के हिसाब से हो रहा है. आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, समझ रहे हो ना. अब ये कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होता है? सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से होता है, सारा का सारा. ये इमेज हमारी आई में कैसे फॉर्म हो रही है? हर एक कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है. और याद रखिए, सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो वेवलेंथ जो है, वो जो सिग्नल एक तरह से वो हमारी आई में पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन हमें बताता है, अच्छा ये वेवलेंथ तो ये कलर है. यानी वी आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड बाय आवर क्रिएटर. आई थिंक आप गहराई में समझ पा रहे होंगे कि ये सारा कुछ, ये रेड है तो रेड ही है सभी के लिए, यानी ह्यूमन बीइंग्स की प्रोग्रामिंग ही ऐसे की हुई है. समझ रहे हो ना, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने को क्या बोलना है, रेड बोलना है. लेकिन आप समझ रहे हो, ये जो सारे प्रोसेसेस हमारे दिमाग में हो रहे हैं, ये किसकी हेल्प से हो रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से, मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, ये आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना. और कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ होते हैं. चलिए अगली चीज के बारे में हम बात करते हैं. ये जो अपने को दिखाई दे रहा है भाई, ये जो पूरा बड़ा सा हिसाब, इसको समझना नहीं है, लेकिन ये जो बड़ा घर सा अपने को दिखाई दे रहा है, ये पता है क्या है? ये है ह्यूमन सेल. डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली ह्यूमन सेल. अब जो ह्यूमन सेल है, यानी आपके रोम रोम के अंदर जो सेल्स हैं, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं, माइक्रो लेवल पे उसके अंदर क्या है? अगर आप देखो तो ये जो सारी की सारी चीजें, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये.
समझ रहे हो क्या? जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस एंड एवरीवन, सब चीजें ऑर्गेनिक हैं। और ये जो ऑर्गेनिक है मैं आप सभी को बता देता हूं, ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं सारे के सारे। समझ रहे हो? यानी अपने लिए ह्यूमन बींग्स के लिए और सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई एटम है तो वो कौन है? हाँ, वो है कार्बन। वो है कार्बन। कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक होते हैं क्या? कार्बन के अलावा नहीं होते हैं क्या? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो मैं अलग से बता दूंगा, वो थ्योरेटिकल बात है। लेकिन आप समझ रहे हो कि हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को, कैसे हम बने हुए हैं, सारे प्रोसेसेस को समझने के लिए, आप समझ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी जो भी हम थ्योरेटिकल स्टडी आगे डिटेल में करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो थ्योरेटिकल स्टडी में आपको मजा तभी आएगा जब आपको पता हो कि यार ये बेसिक जो हम पढ़ेंगे ना, जो 9th-10th से आपने शुरू कर दिया था, 9th-10th में चैप्टर कौन सा देखा था अपन ने? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये मान लीजिए जो 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी का काफी एक्सटेंडेड पूरी ब्रांच है ये। समझ रहे हो ना? विच डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्यों भाई पूरी ब्रांच क्यों बनाई उससे रिलेटेड? आई थिंक आप समझ रहे हो अपने आप ही, इनको देखिए कि कितना ज्यादा यूज है हर जगह। हाँ जी, ये आई अगली इमेज आप सभी के लिए, जो शायद कईयों को डराती है, परेशान करती है। पूरी दुनिया को इस वायरस ने परेशान कर डाला है, बहुत ज्यादा। लाखों लोग क्रिएटर के पास वापस चले गए हैं, क्रिएटर ने उनको दोबारा से वापस बुला लिया है, मे बी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए, और ना जाने क्या रीजन होगा। लेकिन बात यह है कि ये सब भी होते क्या है असल में? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेंजरस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में आके हमें नुकसान करते हैं, हैम्पर करते हैं, हमारी जो फंक्शनिंग है उसको क्या करते हैं? उसको धीरे कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। समझ रहे? अब ऐसा क्यों होता है? यानी कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमारे नॉर्मल फूड में तो ऐसा नहीं होता, तो इन वायरसेस में ही ऐसा क्या है? असल में कैसे होते हैं ये? असल में ये जो रंग बिरंगी चीजें जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब में एटम्स ही एटम्स होते हैं, कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो दुनिया जो रंगीन है, तरह तरह की इसमें खौफनाक चीजें भी हैं और बहुत मजेदार चीज भी है। ये जो मैजिक है गाइस, मैजिक इज ऑल अराउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। मतलब पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बहुत आसान होता है इंटरेस्ट आना। फिजिक्स में इंटरेस्ट जिसको नहीं आता वो तो मतलब बहुत ही अजीब बात है। वैसे फिजिक्स में इंटरेस्ट आना सबसे आसान होता है। क्यों भाई, क्या रीजन है? क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ हमारे सामने हो रहा होता है, हमें दिख रहा होता है, उसमें विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई गाड़ी चल रही है, देखो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी भाई चल ही रही है, और क्या है? गाड़ी ऐसे मुड़ी तो मुड़ गई। समझ रहे हो क्या? उसके अलावा फ्रिक्शन या फॉर एग्जांपल ऐसे, मतलब सब कुछ हम फील कर सकते हैं, रोटेशन हम फील कर सकते हैं, मैकेनिक्स तो पूरा, ऑप्टिक्स सब जगह एप्लीकेशन है। तो फिजिक्स को फील करना, इमेजिन करना कोई भी बच्चा कर लेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया, ये बड़े दिल वालों का खेल है, ये बड़े दिल वालों का खेल है। इसमें थोड़ा गहराई में सोचना होता है, इंटेलेक्चुअल्स का गेम है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी, आवर हैंड्स, एवरीथिंग, मटेरियल, फाइबर्स, प्लास्टिक, समझ रहे हो, स्विचेस, सब जगह पॉलीमर ही पॉलीमर है भाई, सब जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चलते हैं इससे आगे, अगली चीज ये एस डी स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ देख के ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये जो बॉल्स दिख रही है तुम्हें, कौन सी वाली बॉल्स है? देखिए कभी आपने बचपन में जरूर इनसे खेले होगे। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? क्रेजी बॉल। बड़ी ही क्रेजी होती है, इनको जैसे उछालते हैं खट उछलती है, मस्त, फुल एंजॉय। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है उछलती उछलती सब बढ़िया है, रीजन क्या है? अगर तुमने कभी इसको दबा के देखा है तो शायद ऑब्जर्व किया होगा, ये बड़ी टाइट सी होती है, तो उछलती क्यों है भाई? लेदर की बॉल ऐसे फेंको तो नहीं उछलती इतनी। अब बड़ा ऑब्वियस सा लगता है ना कि हाँ यार सर लेदर की कैसे उछलेगी, ये बताओ। ये तो बाद में प्रैक्टिकल करके पता लगेगा ना, पर लेदर की क्यों नहीं उछली, ये क्यों उछल रही है, ये क्यों इतना फुदक रही है, व्हाई इट इज सो क्रेजी? तो उसका रीजन गहराई में होता है। इसमें जो इसकी सरफेस होती है और जो भी इसका मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्प्रिंग जैसा होता है। कैसा होता है? स्प्रिंग जैसा होता है।
तो इमेजिन करो, जब बॉल को आपने ऐसे प्रेस किया नीचे सरफेस पे, जब बॉल प्रेस हुई तो लाखों करोड़ों छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्प्रिंग्स कंप्रेस होंगे, और स्प्रिंग कंप्रेस होंगे तो उसके बाद दोबारा से भैया वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन तो रिटेन करेंगे ना, तो उसके लिए ओरिजिनल फॉर्म रिटेन करने के लिए बॉल उछल जाती है। तो आई थिंक अब आप विजुलाइज कर सकते हो कि माइक्रो लेवल पे कैसे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। यानी जो प्रोसेसेस जितने भी दुनिया में हो रहे हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, शायद थोड़ा थोड़ा आपको एहसास जरूर हुआ होगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट आई, कुदरत का करिश्मा, हाउ वी सी। भगवान ने इतना जबरदस्त HD 4K 8K कुछ मान लो तुम यार, जबरदस्त इमेजेस हम देख पाते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया देख पाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है एक तरह से, सारे वीडियोस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। बस वो तो डिपेंड करता है, सबके प्रोसेसर अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो सारा कुछ अरेंजमेंट है, जो क्रिएटर है, यानी क्रिएटर जो है हमारा, जो भी भगवान मान लीजिए आप, उनको किसी भी फॉर्म में मान लीजिए, उन्होंने जो सारी दुनिया क्रिएट की है वो किस चीज से क्रिएट की है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से की है। और अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में नॉलेज हमारी बहुत अधूरी रह जाएगी। सो दैट इज वाई गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है ये एस्पिरिन है, दिस इज एस्पिरिन, और इट इज पेन किलर, पेन किलर होता है ये। और डियर स्टूडेंट्स, असल में ये कैसा होता है? असल में इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, अब इसको समझने के लिए तो बाद में काम आएगा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे होता है COOH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे CH3 है, कैसे आया, क्यों आया, ये बाद में देखा जाएगा। यानी इस गोली के अंदर, यहाँ पे अंदर अगर हम देखें ध्यान से, तो इस तरह के करोड़ों यूनिट होंगे, करोड़ों यूनिट होंगे इस एक गोली के अंदर। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यानी देख के लगता नहीं है कि इसके अंदर, क्योंकि कार्बन तो हमने, ह्यूमन बीइंग ने एक सिंबल बना दिया कार्बन। कार्बन को थोड़ी ना पता है कि वो C होता है, या हाइड्रोजन को थोड़ी ना पता है वो H होता है, तो हमने सिंबल दिए हैं, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंदर पे देखा जाए तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इस तरह की एंटिटीज से बना हुआ है। यानी ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, गहरी चीज, कि ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सिंबल तो हमने दिए हुए हैं, असल में यहाँ सिंबल थोड़ी ना लगे हुए होंगे। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो होपिंग दैट इससे आपको समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छे से कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल क्या होता है। ओके, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, वो सब लिखना नहीं था, बस समझना था। एंड होपिंग दैट आप सभी को जरूर फील आई होगी कि एग्जैक्टली भाई अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, तो यार देखो, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री जानने वाले हैं भाई। सबसे पहले 1815 में जो थ्योरी आई उसके बारे में बात करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है उसके बारे में। ठीक है, ये हमने पहले भी सुना होता है तो इनको अपन जल्दी कर लेंगे। ये है बर्जीलियस हाइपोथेसिस, थ्योरी भी क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो, हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने एग्जैक्टली पूरा प्रूव नहीं किया था, उस चीज को उतना प्रूव नहीं हुआ था, पर बोली गई थी ये बात, तो उस समय क्या पता लोगों ने मान भी लिया। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस के हिसाब से 1815 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। उन्होंने क्या दिया, एक थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है भाई, टर्म दिया, क्या टर्म दिया सभी को मैं बता देता हूं, दैट इज एक्चुअली वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब सिंपल बात है, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि भाई वाइटल मतलब जिंदगी के लिए जो जरूरी है फोर्स। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो भी, कौन सी फॉर्म्स होती हैं, जो भी नेचुरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी हमारे क्रिएटर ने क्रिएट किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिले गए। यानी हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, किसी भी लेबोरेटरी में ये माना गया था। समझ रहे हो? तो इस थ्योरी के हिसाब से, उनके हिसाब से क्या था कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी में क्या एग्जिस्ट करता है, उन सभी में कुछ ना कुछ वाइटल फोर्स है, एक तरह से सोल की तरह है, आत्मा की तरह है, और ये भगवान की देन है एक तरह से, सॉर्ट ऑफ सिंपल बात करें। और
बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके हिसाब से, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। 1815 में सोचा गया था। तो इसके बारे में बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। क्या लिखोगे? बर्जीलियस तो साइंटिस्ट थे, वाइटल फोर्स थ्योरी 1815, और इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, it was assumed that, according to this theory, लिख लेना, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, है ना, लिखना है ढंग से। according to this theory it was assumed that organic compounds can be obtained, organic compounds can be obtained only by plants and animals, only by plants and animals। ठीक है, इसका मतलब लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं होते, और ये माना गया था कि उनमें कुछ ना कुछ वाइटल फोर्स है, कुछ ना कुछ सोल की तरह, आत्मा की तरह सोच सकते हो आप, कुछ ना कुछ है जो भगवान की देन है एक तरह से। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी थी भाई, ये थ्योरी प्रूव हुई, आप सभी ने सुना होगा, यस, नहीं भी सुना है तो बता देते हैं आपको, दैट इज नोन एज वोलर्स सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जी ये जो पर्टिकुलर सिंथेसिस है, ये एक लैंडमार्क इवेंट है। लैंडमार्क इवेंट का मतलब क्या है? उस दिन के बाद से हमेशा के लिए हिस्ट्री बदल गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास बदल गया। क्या हुआ ऐसा 1828 के अंदर वोलर सिंथेसिस में? ऐसा क्या हुआ, समझने वाली बात है। क्या हुआ? NH4CNO, ये NH4CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इसको बोला जाता है। अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया, याद रखिए ये होता है, दिस इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। एक इनऑर्गेनिक चीज थी, इनऑर्गेनिक चीज को मतलब ये एक तरह से समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक चीज को हीट किया गया, तो यहां पे ये कन्वर्ट किस में हो गया? ये कन्वर्ट हो गया NH2CO NH2 में, NH2CO NH2 में कन्वर्ट हो गया है। और ये क्या निकला? ओ माय गॉड, ये निकला यूरिया। और यूरिया किस में मिलता था? यूरिया जो हमारा एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीशन वगैरह, टॉयलेट वगैरह, समझ रहे हो आप सभी, उसमें मिलता था भाई, समझ रहे हो ना। यानी ये तो भगवान की देन होना चाहिए था, ये लेबोरेटरी में कैसे बन गया? तो ये जो चीज है आप सभी इसको देख पा रहे हो, ये लेबोरेटरी में बन गया, इनऑर्गेनिक चीज से बन गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बन गया। बस ये गेम चेंजिंग चीज थी। इससे ह्यूमन बींग्स को यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि भाई ये भगवान की देन नहीं है, मतलब भगवान ने तो बनाया है जो भी, मतलब क्रिएटर अपने हैं उससे तो बनाई है, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। इससे एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, अपने को मतलब लाइफ में भी एक बहुत बड़ा सीख मिलता है अपने को, कि देखो 15 से लेके 28 तक, 15 से लेके 28 तक अगर हम बात करें, लगभग कुछ रिसर्च कोई मतलब इन द सेंस ऑर्गेनिक में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई होगी, क्योंकि जब तक बिलीव ही क्या था कि तो भगवान की देन है यार, हम क्या ही करें, हमारे हाथ में तो क्या ही है, सब भगवान के हाथ में। लेकिन किसने तो सोचा, वोलर ने सोचा, एंड फाइनली 1828 में दुनिया बदल गई। वोलर सिंथेसिस के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। ठीक है, प्रोग्रेस भी हुई है, और आप सभी जानते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हो सकता है बायोलॉजिकल वेपन्स भी क्रिएट हुए हैं, नुकसान भी है, दोनों साइड है ना। तो प्रोग्रेस कई बार डुअल साइडेड होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ह्यूमन बींग्स का फायदा ही हुआ हो, लेकिन बहुत चीजों में फायदा भी हुआ है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो अब उसके बाद तो वोलर सिंथेसिस में सिंपल इतना लिख लेना, और लिख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड was synthesized for the first time in laboratory. Organic compound was synthesized for the first time in laboratory. In laboratory. क्लियर है भाई सभी को? एवरीवन? ठीक है, इन,
है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेबोरेटरी, बस। तो ये लैंडमार्क इवेंट था, बहुत जरूरी इवेंट था, ठीक है। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये होता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है ये मत लिखना, वो लिखना व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसमें आपको जानना है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो लिखो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो यार, सिंपल शब्दों में, ज्यादातर कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्सेप्ट, इसमें बस थोड़ा एक्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होने के बावजूद दे हैव इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कौन कौन से होते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन से रिलेटेड ऑक्साइड्स, जैसे कि कैसे ऑक्साइड्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 एटसेट्रा, समझ रहे हो क्या। तो ऑक्साइड्स नहीं होंगे। उसके अलावा अगली बात मैं करूं, अगली बात कौन सी है, हाँ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल Na2CO3, मतलब CO3 एटसेट्रा, इस तरह की जो चीज होती है कार्बोनेट्स, ठीक है। अगली चीज साइनाइड्स, साइनाइड्स की अगर हम बात करें तो साइनाइड जो होता है किस तरह का, NaCN KCN, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो इस तरह का होता है। उसके अलावा कार्बाइड, ये एक्सेप्ट है, समझ रहे हो। इसके अलावा सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मस्त बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो कार्बाइड्स ऐसा कुछ होता है CaC2 टाइप की चीज, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। बाकी सब जो है वो हमारे अल्कोहल, अमाइन, एसिड, एल्डिहाइड, बहुत सारी जनता है, यानी कार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे, ज्यादातर हो ही गए, समझ रहे हो ना। तो लिख लो इसके बारे में, क्या लिखोगे, दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, एक्सेप्ट में ये सब लिख लेना, ठीक है। बाकी इस छोटी सी बात से क्वेश्चन कभी नहीं आता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार बेस तो पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कहां से शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा बाद वाली चीजों से ज्यादा आते हैं, लेकिन बेस नहीं समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आगे कैसे अच्छा करोगे। तो आज अपन इंट्रोडक्शन करने वाले, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। तो क्या बोला था मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग, हाँ लिख लिया सभी ने, लिख लेना अच्छे से लिखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और याद रखना, लेक्चर्स को अननेसेसरीली बार बार पॉज करने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोशिश कीजिए कि समझने का और साथ साथ लिखने की आदत डालिए, ठीक है ना। दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ साथ बनाना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा टाइम तो मैं आपको वैसे भी दे दूंगा, ओके। अपन बहुत फास्ट चलने की अपने को जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिसेंट स्पीड पे चलेंगे अपन, है ना। इतनी स्लो भी नहीं कि बोरिंग हो जाए और इतनी फास्ट भी नहीं कि इंजॉय हो जाए। ओके एवरीवन, ओके डियर एटीपियंस। तो भाई ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब अगली चीज, वाई कार्बन, कार्बन ही क्यों भाई, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है भाई, कार्बन इज सो स्पेशल, मतलब वाई कार्बन इज सो स्पेशल, लिख लेना जल्दी से, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, काहे कार्बन इतना खास है भाई, क्या बात है इसमें। देखो यार, कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स क्यों बना पाता है, तो यार इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देता हूं। इज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन,
कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई कार्बन जो है ना वो लंबी लंबी चेन बना सकता है। कार्बन के पास पावर होती है, कैसी पावर होती है? लंबी लंबी चेन्स बनाने की। किस तरह की चेन्स बनाने की? जैसे इस तरह की सीधी सीधी लीनियर चेन बना सकता है। इस तरह की चेन कौन सी हो गई? मैं टाइप भी बता देता हूँ, लीनियर सीधी चेन ये बना सकता है। या फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर सकता है? ब्रांच भी कर सकता है इस तरीके से। यानी ये जो हो गया ये कौन सा हो गया? ब्रांच्ड। क्यों करता है अपन उसी बारे में बात करेंगे अभी कि ये स्पेशल क्यों है। अभी तो बता रहा हूं मैं कैटिनेशन क्या होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें? साइक्लिक भी हो सकता है, रिंग टाइप की चीज भी बन सकती है। ठीक है, बाकी एटम्स में अभी दिखा नहीं रहा। और कार्बन, कार्बन के अलावा जैसे मैंने यहाँ पे सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखाए हैं, कईयों के दिमाग में डाउट आया होगा सर कार्बन के अलावा कोई और नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, कार्बन के अलावा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली कार्बन होते हैं, ज्यादातर कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन की वजह से ऐसा होता है। अब अगला सवाल ये है कि होता कैटिनेशन क्यों होता है? ठीक है, तो पहले कैटिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। कैटिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। इट इज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, it is ability of carbon atom to form long chains. It is ability of carbon atom to form long chains, long chain, ठीक है, containing carbon or other atoms, containing carbon or other atoms as well, containing carbon और अदर एटम्स एज वेल। यानी कार्बन के बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं, कंटेनिंग कार्बन एटम्स और अदर एटम्स एज वेल। इट इज स्पेशल एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स कंटेनिंग कार्बन और अदर एटम्स। कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है। टाइप्स भी लिख लो, तीन तरह के हो सकते हैं। लीनियर हो सकते हैं, सीधी सीधी लंबी लंबी चेन बन सकती है, या सीधी वाली में ब्रांच आ सकती है, पेड़ के जैसे तने होते हैं उसकी तरह से हो सकता है, या रिंग भी बन सकती है। रिंग का साइज अलग अलग हो सकता है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कैटिनेशन क्यों? कार्बन की ही कैटिनेशन करने की टेंडेंसी इतनी अधिक क्यों होती है? क्या वजह होती है भाई? यस, ये अपने को समझना है। ठीक है, तो यार देखो मैं क्लियर कट बात आप सभी को बता दूं तो फंडा क्या है। फंडा कुछ ऐसा है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो, कि यहाँ पे जो कार्बन है ना इसकी पोजीशन ऐसी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ना ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाएं, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ चले जाएं, जैसे कि यहाँ पे देखो लिथियम हो गया अपना, है ना, इस पर्टिकुलर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में हम देखें तो यहाँ पे देखो ये 3 एटम इधर हैं और 3 एटम हमारे पास इधर है। ये कार्बन बीच में लाई कर रहा है। बीच में लाई करने के कारण इसकी शेयरिंग करने की आदत बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। यानी ये आयनिक बॉन्ड बनाना, इलेक्ट्रॉन झट से लूज कर देना या गेन कर देना, उसकी टेंडेंसी तो खत्म हो गई। सही है क्या? तो ये यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कुछ ऐसा है, एक तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, डाउन द ग्रुप कैटिनेशन की टेंडेंसी घटती जाती है। यानी कार्बन के अलावा अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, सिलिकॉन पे जाएं, तो सिलिकॉन की भी टेंडेंसी तो होगी डियर स्टूडेंट्स, सिलिकॉन की भी टेंडेंसी तो होगी, लेकिन कम हो जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है। जितना साइज बढ़ता जाता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती। जितना साइज छोटा होता है, अगर दोनों का साइज छोटा है, जैसे कार्बन कार्बन दोनों छोटे साइज है, तो न्यूक्लियस के पास रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। याद रखिए, न्यूक्लियस के पास रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ओवरलैपिंग क्या होती है? अच्छी होती है। तो दोबारा से मैं एक चीज बता देता हूं, इस बात को भी लिख लो। तो वाई कार्बन इज सो स्पेशल का आपको समझ में आ गया होगा फंडा। लिखो, इट इज ड्यू टू favorable position of carbon in the periodic table. It is due to favorable position of carbon in the periodic table. ठीक है, ओके, भटकती आत्मा तड़कती भड़कती, फुल एंजॉय, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होती है डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोल रहे थे आप सभी को? स्पेशल पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। अगली बात लिख लेना, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेस,
डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेस because of poor overlap, because of poor overlap. ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ पुअर ओवरलैप। ओवरलैप पुअर क्यों होता है? ओवरलैप इसीलिए पुअर होता है, मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाते हैं तो भाई एटम्स भी दूर हो जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस भी दूर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट दैट टाइटली हेल्ड, उतने टाइटली हेल्ड वो नहीं होते हैं। तो बस इतनी सी बात है, सही है। तो आप समझ गए कि इसकी इतनी स्पेशल पोजीशन क्यों है। सो गाइज, आज मुझे आपका बस बेस क्रिएट करना था, है ना। अब अपने को देखना है कि भाई इसके बाद वी हैव टू सी कि कार्बन को स्ट्रक्चरली, कार्बन के कंपाउंड्स को पेपर पे प्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एंड देन वो सब करने के बाद, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये सब करने के बाद, फंक्शनल ग्रुप जानने के बाद, देन वी विल स्टार्ट विद अ वेरी अमेजिंग टॉपिक नोन एज आईयूपीएसी। टॉपिक क्या, चैप्टर है मतलब ना आईयूपीएसी नेमिंग का, समझ रहे हो ना। आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो यार आज बस इतना ही है। आपका एक तरह से जो होमवर्क है ना वो इतना है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं जो मैंने आपको आज बेसिकली बताया। आप इतना टाइम स्पेंड करो, एक बार हाफ एन आवर 1 घंटा लगाओ हर चीज़ के बारे में कि हाउ मेडिसिन वर्क्स, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आई कैसे फंक्शन करती है, आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो भी आपको बताया है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। और इससे बच के रहना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसकी स्टडी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। एंड होपिंग दैट ये लेक्चर में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा एवरीवन। एंड मेक श्योर जो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, जो भी अपने ग्रुप्स हैं, उनमें फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके गाइज, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।